Hello everyone. Today I will talk on the vertical farming of vegetable crops, its developments and future directions. वर्टिकल फार्मिंग के बारे में बात करूंगी जिसे कि हम इंडोर एग्रीकल्चर या फिर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। वर्टिकल फार्मिंग एक इस तरह का ग्रोइंग सिस्टम है जिसमें वर्टिकल लेयर्स में स्टैकिंग की जाती है प्लांट्स की और इस तरह की क्रॉप्स की जिन्हें इजीली वर्टिकली ग्रो किया जा सके। आपने हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, एरोपोनिक्स के बारे में तो सुना ही होगा। तो तीसरी जो डेवलपिंग फार्मिंग की नेचर है वो है वर्टिकल फार्मिंग, यानी कि वेजिटेबल्स को इस दौर में उगाना ताकि कम से कम लैंड का यूज़ कर सकें, कम से कम पानी का उपयोग हो सके, कम से कम इनपुट यानी कि फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया जा सके। वर्टिकल फार्मिंग में मैक्सिमम स्पेस की यूटिलाइजेशन की जाती है, यानी कि जिन किसानों के पास कम से कम स्पेस है ग्रो करने के लिए पौधों को या अपनी फसलों को, तो वह वेजिटेबल्स को वर्टिकली भी ग्रो कर सकते हैं। या ऐसे अर्बन एरियाज जहाँ पर लैंड की कमी है, एरेबल लैंड जिसे कहा जाता है, यानी कि भूमि जिसे कि उपजाऊ योग्य भूमि कहा जाता है, वह कम है, वहाँ पर वर्टिकल फार्मिंग जो है वो पॉसिबल है। वर्टिकल फार्मिंग न केवल क्रॉप की यील्ड को इंक्रीज करती है बल्कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड इम्पैक्ट को भी कम करता है। हमारा जो एग्रीकल्चर लैंड है वो केवल 38% है और जो एरेबल लैंड है वो आउट ऑफ टोटल एरिया यानी कि टोटल लैंड एरिया केवल 11% है। तो एरेबल लैंड बहुत ही कम है, यानी कि फाइनाइट एरेबल लैंड है। तो यहाँ इस लैंड में पॉसिबिलिटी नहीं है कि हर तरह की फसलों को उगाया जा सके। इसलिए ग्लोबल प्रोजेक्शंस यानी कि FAO स्टैट के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि लगभग 2% लैंड ही इंक्रीज होगी, जिसे कि एग्रीकल्चर लैंड कह रहे हैं, बाय द एंड ऑफ 2040। जबकि 2050 तक ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो धीरे धीरे डिप्लीट होता जाएगा और पानी की कमी हो जाएगी, यानी कि इरिगेशन वाटर और इवन जो पानी पीने योग्य है वो कम हो जाएगा। तो ये कुछ डाटा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रस्तावित किया गया था उनके एक स्टैट में। तो इसका जो मेन कारण FAO स्टैट के द्वारा बताया गया वो है क्लाइमेट चेंज, यानी कि क्लाइमेट चेंज जो है एक बहुत ही बड़ा चैलेंज पोज कर रहा है टवर्ड्स द एरेबल लैंड। एरेबल लैंड कम हो रही है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा डिग्रेडेशन हो रहा है सॉइल का, तो इसीलिए वर्टिकल फार्मिंग की ज़रूरत पड़ रही है। वर्टिकल फार्मिंग जैसे कि मैंने बताया कि जितने भी एनवायरमेंटल इश्यूज हैं उन्हें कम्बैट करने के लिए या उन्हें कम करने के लिए बहुत ही योग्य फार्मिंग है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूड को प्रोड्यूस किया जा सकता है कम से कम इनपुट्स और रिसोर्सेज के द्वारा। वर्टिकल फार्मिंग जो है बहुत ही धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है और साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल जो कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पर वर्टिकल फार्मिंग का एक बूम जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो इसीलिए वर्टिकल फार्मिंग जो कि ग्रोइंग मीडिया, लाइटिंग, क्लाइमेट कंट्रोल, इरिगेशन और बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम से बनाई जाती है, तो वो न केवल इंक्रीज कर रही है यील्ड को बल्कि पानी का कंजर्वेशन भी कर रहा है। तीसरा, लैंड का यूज़ भी रिड्यूस हो रहा है, जिससे कि क्वालिटी क्रॉप की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है और ईयर राउंड प्रोडक्शन जो है वो पॉसिबल है क्रॉप्स की। वर्टिकल फार्मिंग जैसे कि मैंने बताया वाटर की रिसाइकलिंग करके वाटर की जो वेस्टेज है उसे कम किया जा सकता है। एक स्टडी सप्लाई यानी कि प्रोडक्ट्स की एक सप्लाई जो कॉन्टिन्यूस चेन है प्रोडक्ट्स की इन द मार्केट, उसे स्टेडली जो है वो इंक्रीज किया जा सकता है सो दैट कि जो लोग हैं या जो कंज्यूमर्स हैं वो स्टोर और रेफ्रिजरेट कर सकें अपने प्रोडक्ट्स को। वर्टिकल फार्मिंग जो एक कंसेप्ट है रीसेंट 1990s का कंसेप्ट है, जो कि एक एडवांस टेक्नोलॉजिस्ट डिक्सन डास्पोमेर के द्वारा दिया गया कोलंबिया यूनिवर्सिटी में
उसने एक्सप्लेन किया कि हाइड्रोपोनिकली जिस तरह से क्रॉप्स को ग्रो किया जा सकता है, उसी तरह से हर एक स्टैकिंग की लेयर में, या फिर आप कह सकते हैं फ्रॉम लोअर लेयर टू अपर लेयर, जो एक फ्लोर बना के भी पौधों को उगाया जा सकता है। यानी कि इस प्रकार की फसलों को लिया जा सकता है जिनकी कम हाइट रहती है और जो बहुत ही न्यूट्रिशियस रहती है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरा जो मेन उन्होंने डिक्सन ने बताया कि वर्टिकल फार्मिंग में जो नीचे का ग्राउंड लेवल है, जिसे कि लोअर फ्लोर कहा जाता है, वहाँ पर फिश फार्मिंग भी पॉसिबल है। यानी कि जितना भी प्लांट का वेस्ट रहेगा वो फिश जो है उन्हें अपने ईटिंग हैबिट में अकोमोलेट करेंगी और ये बहुत ही सूटेबल रहता है फॉर द न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग ऑल्सो। वर्टिकल फार्मिंग एक इस तरह की प्रैक्टिस है जहाँ पर फूड और मेडिसिनल प्रोडक्ट्स को, यानी कि मेडिसिनल प्लांट्स को रेज किया जाता है वर्टिकल स्टैक्स में, या आप कह सकते हैं इंक्लाइंड सरफेसेस में, और एक ऐसा इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर जो कि वेयर हाउस और शिपिंग कंटेनर्स की तरह देखने में लगता है, वहाँ पर वर्टिकल फार्मिंग को सक्सेसफुली ग्रो किया जा सकता है। फूड, न्यूट्रिशन, इनसिक्योरिटी और पॉवर्टी जो कि मेजर अर्बन फिनोमिना है, यानी कि अर्बन सिटीज़ में पर्टिकुलरली जो अनएम्प्लॉयड यूथ और अर्बन पुअर रहते हैं, वहाँ पर फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को, इनसिक्योरिटी को कम किया जा सकता है बाय मिनिमाइजिंग द वाटर यूज और प्रोटेक्टिंग द प्योरिटी और द क्वालिटी ऑफ द वेजिटेबल क्रॉप्स। तो इस प्रकार से वर्टिकल फार्मिंग करके अर्बन एरियाज को भी डेवलप किया जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू द एग्रीकल्चर। देन वर्टिकल सिस्टम क्या होता है? वर्टिकल सिस्टम एक इस प्रकार का सिस्टम रहता है जो कि इंक्लाइंड रहता है सरफेस से, यानी कि फ्रॉम द लोअर सरफेस और ग्राउंड सरफेस से, और जहाँ पर वर्टिकली रोज में स्टैकिंग की जाती है प्लांट्स की। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स, यानी कि ऐसे प्लांट्स जो कि स्मॉल नेचर के रहते हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरी, लेट्यूस, उन्हें उगाया जाता है। वर्टिकल फार्मिंग में एक प्रकार का न्यूट्रिशनल सॉल्यूशन बनाया जाता है जो कि सप्लाई किया जाता है फ्रॉम द सप्लाई किया जाता है टॉप से एक ड्रिपर्स की फॉर्म में, एंड देन जितना भी सबस्ट्रेट रहता है जो कि एक बैग में फिल किया जाता है, उस सबस्ट्रेट को ड्रिपर्स के थ्रू, यानी कि पानी के साथ मिक्स करके लोअर लेयर तक पहुंचाया जाता है, सो दैट जितने भी स्टैक्ड कंटेनर्स हैं वहाँ तक न्यूट्रिशन जो है अच्छी मात्रा में पहुँच सके और हर एक प्लांट को ग्रो करने के लिए भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन मिल सके। मेन रीज़न जो है कम से कम स्पेस को यूटिलाइज किया जा सके, सो दैट कि एक पर मीटर स्क्वायर एरिया से मैक्सिमम यील्ड को लिया जा सके। तो मेन रीज़न वर्टिकल फार्मिंग का यही रहता है कि कम से कम लैंड को यूज़ करना और कम से कम वाटर को यूज़ करना, यानी कि वाटर यूज़ एफिशिएंसी को इंक्रीज करना। तो आप यहाँ देख सकते हैं वर्टिकल सिस्टम जहाँ पर जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है उसे बनाया जाता है, एंड देन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को ट्रिकल करके एक सबस्ट्रेट के थ्रू इस वर्टिकल टावर में पहुंचाया जाता है। जो सॉल्यूशन रहता है वो फ्लो करता है फ्रॉम द वन स्टैक्ड सरफेस टू द सेकेंड वन एंड देन टू द लोअर सरफेस, और आप कह सकते हैं ग्राउंड फ्लोर तक जो है वो सॉल्यूशन मूव करता है। देन जितना भी जो अदर सॉल्यूशन रहेगा, यानी कि जो बचा हुआ सॉल्यूशन है, उसे स्टोर किया जाता है और रिसाइकल करके अगेन यूज़ किया जा सकता है वर्टिकल सिस्टम में अंडर द वर्टिकल फार्मिंग। सो ये हियर आप देख सकते हैं वर्टिकल टावर्स जहाँ पर इंक्लाइंड फॉर्म में वेजिटेबल क्रॉप्स को, स्पेसिफिकली लीफी वेजिटेबल्स और ऐसी वेजिटेबल्स जिनकी हाइट कम रहती है, उन्हें ग्रो किया जा सकता है। देन यहाँ पे एक बहुत ही सूटेबल एग्जाम्पल है वर्टिकल फार्म का, जो कि सुवान साउथ कोरिया में बनाया गया। वहाँ पर वर्टिकल फार्मिंग टेक्नोलॉजी को रूरल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा इन्वेस्टिगेट किया गया और इस फैसिलिटी को बनाया गया सो दैट कि लोग जो हैं कम से कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आप कह सकते हैं यील्ड को ले सके पर मीटर स्क्वायर एरिया के अकॉर्डिंगली।
वर्टिकल फार्मिंग जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो बताया गया कि ऑलमोस्ट 50% एनर्जी जो है वो सप्लाई की जाती है रिन्यूएबल सोर्सेज से, जैसे कि जियोथर्मल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी, जो कि मेनली नेसेसरी रहती है जिसकी फॉर हीटिंग, कूलिंग और आर्टिफिशियल लाइटनिंग के लिए। सो हियर यू कैन सी द वर्टिकल फार्म स्टैंड इन सुआन, साउथ कोरिया में, जहाँ पर वर्टिकल फार्मिंग जो है बहुत ही सक्सेसफुल वे में की जा रही है। So here you can see the general structure of a vertical farm. वर्टिकल फार्म जो कि 31 लेयर स्टैक स्ट्रक्चर है और लगभग 1 से 5 लेयर तक जो फिश फार्मिंग या वेस्ट मैनेजमेंट की जाती है इस स्ट्रक्चर में। देन इन द फर्स्ट लेयर जो अपर लेयर है जहाँ पर एनवायरनमेंट को कंट्रोल किया जाता है और उससे ऊपर जो है रूफ रहता है, तो रूफ के नीचे वाली लेयर जहाँ पर एनवायरनमेंट को कंट्रोल किया जाता है, यहाँ पे आप 31 लेयर में देख सकते हैं, यहाँ पे एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने का सारा सिस्टम रहता है। एंड देन जो 30th लेयर है वहाँ पर, जिसे आप इंक्लाइंड सरफेस कहते हैं, वहाँ पर वाटर और न्यूट्रिएंट टैंक्स को रखा जाता है। देन इन द फर्स्ट लेयर में जो है जैसे कि 29 लेयर, वहाँ पर स्पिनिच को ग्रो किया गया है। फ्रॉम द लेयर 28 to 25 लेट्यूस क्रॉप की ग्रोथ यानी कि लेट्यूस क्रॉप को ग्रो किया जाता है। देन कैबेज में 2x यानी कि जो 2 लेयर्स हैं वो कैबेज की हैं। देयर आफ्टर 4 लेयर्स जो है वो पी की है। इस तरह से अगेन 18th लेयर में एनवायरनमेंट को कंट्रोल किया जाता है फॉर ग्रोइंग द स्ट्रॉबेरी, पेपर्स, पोटैटोज, रेडिश, कैरेट एंड टोमेटोज। सो इस तरह से एक पूरा का पूरा एक जनरली एक इंक्लाइंड स्ट्रक्चर रहता है जहाँ पर हर एक प्रकार की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फूड प्रोसेसिंग से लेके स्टाफ रूम, कंट्रोल रूम एंड एनवायरनमेंट कंट्रोल रूम, जर्मिनेशन और क्लीनिंग रूम एंड वेस्ट मैनेजमेंट लेयर। सो दिस इज अबाउट द वर्टिकल फार्म। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनर स्ट्रक्चर ऑफ द वर्टिकल फार्म। यहाँ पर जो है न्यूट्रिएंट डिलीवरी सिस्टम है, देन एनवायरनमेंट कंट्रोल, यहाँ पर प्लांट की कल्टीवेशन की जाती है। देयर आफ्टर अगेन एनवायरनमेंट को कंट्रोल किया जाता है एंड देन प्लांट्स की कल्टीवेशन की जाती है। अगेन इन द थर्ड लेयर जो है वो एनवायरनमेंट को कंट्रोल किया जाता है एंड देन प्लांट की कल्टीवेशन की जाती है। देयर आफ्टर जो है वो जर्मिनेशन और क्लीनिंग रूम रहता है जहाँ पर फूड प्रोसेसिंग, सुपरमार्केट, डिलीवरी एरिया यानी कि ओवरऑल जो प्लांट को ग्रो करने के लिए एक सुटेबल एनवायरनमेंट, सुटेबल स्ट्रक्चर और सुटेबल इनपुट्स रहती हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं इस लेयर में। देन वेस्ट मैनेजमेंट की जाती है इन दीज लेयर्स और फिश फार्मिंग जो है जितना भी रिसाइकल्ड वेस्ट रहता है उसके थ्रू फिश फार्मिंग जो है वो पॉसिबल रहती है। सो 15,000 लोगों को अगर हमें फीड करना है यानी कि उनके लिए इनफ फूड को प्रोवाइड करना है तो वर्टिकल फार्म जैसे स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया जा सकता है जो कि 37 फ्लोर्स का रहेगा और जिसकी हाइट लगभग 167.5 मीटर रहेगी। इसमें लगभग 5 फ्लोर्स रहते हैं यानी कि एक अंडरग्राउंड फ्लोर, देन 3 हाउसिंग फ्लोर्स जिसमें कि 3 फ्लोर्स रहेंगे एक्वाकल्चर के, देन 2 जो हैं वो वेस्ट मैनेजमेंट के, जैसे कि मैंने आपको जो स्ट्रक्चर है उसमें बताया। देन 32 लेयर्स जो फ्लोर्स की रहेंगी वहाँ पे जो अबव ग्राउंड फ्लोर रहेगा उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की जाएगी और 2 जो फ्लोर रहेंगे वहाँ पर फूड प्रोसेसिंग सिस्टम को कंट्रोल किया जाएगा। सो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कम से कम एरिया में यानी कि केवल 0.25 हेक्टेयर एरिया में जो कि 1936 स्क्वायर मीटर का एरिया है और जिसका फ्लोर एरिया लगभग 1600 मीटर स्क्वायर है, वहाँ पर 15,000 लोगों के लिए एक इनफ फूड जो है वो प्रोड्यूस किया जा सकता है। सो इसके अलावा एक क्लीनिंग रूम रहता है जहाँ पे ग्रोथ ट्रेस को क्लीन किया जाता है, सोइंग की जाती है, देन जर्मिनेशन, अदर जितनी भी प्रैक्टिसेस रहती हैं प्लांट से संबंधित उन्हें कैरी आउट किया जाता है। देन पैकेजिंग की जाती है एक फ्लोर में एंड देन प्रोसेसिंग और जो बेसमेंट का जो फ्लोर रहता है वहाँ पर सेल्स
के रिगार्डिंग जितनी भी एक्टिविटीज़ रहती हैं उन्हें कैरी आउट किया जाता है। देन एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड टेक्नोलॉजी को जो है यूज़ किया जाता है इस तरह के वर्टिकल फार्म्स में जहाँ पर आर्टिफिशियल लाइटनिंग जो है वो प्रोवाइड की जाती है। सो जिसकी वजह से थर्मल रेडिएशंस को यूज़ किया जाता है और जितना जो हाई वोल्टेज रहता है उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहती इस तरह के वर्टिकल फार्म्स में, क्योंकि वहाँ पे लाइट एमिटिंग डायोड टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है। देन अगर इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट के बारे में बात करें तो जो फिक्स्ड कॉस्ट है जो बिल्डिंग इक्विपमेंट की रहती है, देन इसमें वेरिएबल कॉस्ट आएगी कुछ जैसे प्लांट सीड्स की, वाटर की, न्यूट्रिएंट्स की, फिश फूड की एक्सेट्रा। तो उस तरह से कॉस्ट को बताया गया है कि इतनी कॉस्ट से, टोटल कॉस्ट से इतना जो प्रोडक्शन है यानी कि बेनिफिट है वो लिया जा सकता है। देन एस्टिमेटेड यील्ड को बताया गया है एक वर्टिकल फार्म के जो कि 0.25 हेक्टेयर एरिया का रहता है एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं कि जो फार्म की जो यील्ड है वो कितनी इंक्रीज हो रही है एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल यील्ड। तो यहाँ पे ये जो है ये वर्टिकल फार्म से रिलेटेड यील्ड है एंड दिस इज द यील्ड ऑफ द एग्रीकल्चर, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। सो एक चूजन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जहाँ पर सारी की सारी चीज़ें कंट्रोल की गई हैं जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वाटर की रिसाइकलिंग एक्सेट्रा एंड मैनी अदर्स थिंग्स। सो वहाँ पर लैंड की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा सकता है वर्टिकल फार्मिंग से, सो दैट ट्रेडिशनल फार्मिंग को जो है जिसमें कि यील्ड जो है कम आती है एज कम्पेयर टू द अदर फार्मिंग सिस्टम्स। सो वर्टिकल फार्मिंग को अपनाया जा सकता है जहाँ पर ट्वाइस जो है वो यील्ड को लिया जा सकता है। देन इन टोटल जो है अगर बात करें तो एस्टिमेटेड जो प्रोडक्शन रहता है फ्रूट्स और वेजिटेबल का फ्रॉम 0.25 हेक्टेयर एरिया से वो रहेगा 3573 टन। सो एक प्रैक्टिकल फार्मिंग सिस्टम में से हम कह सकते हैं जिससे न केवल अर्बन पॉपुलेशन को फीड किया जा सकता है बल्कि कम से कम नेचुरल रिसोर्सेज, कम से कम जो एनवायरनमेंट के ऊपर जो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज हैं उन्हें कम से कम यूटिलाइज किया जा सकता है और एक सेफर एनवायरनमेंट को बनाया जा सकता है। देन बात करते हैं कि किस प्रकार के मटेरियल्स को यूज़ किया जाता है फॉर द वर्टिकल फार्मिंग। सो ये रहता है इथाइलिन टेट्राफ्लोरोइथाइलिन तरह का एक सेल्फ क्लीनिंग जो एक मटेरियल रहता है जिससे कि बिल्डिंग को प्रिपेयर किया जाता है। तो एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर रहता है जो कि 1% रहेगा आउट ऑफ द टोटल इक्वल साइज्ड पीसेज ऑफ ग्लास वेट। सो जिससे कि लाइट की जो पेनिट्रेशन है वो पॉसिबल रहती है लगभग 95%। सो आप यहाँ देख सकते हैं ETFEE तरह का एक स्किन फैकेट टाइप का मटेरियल। सो हियर यू कैन सी द कॉर्नवॉल इंग्लैंड में जो कि एक एडन प्रोजेक्ट जो तैयार किया गया है रिगार्डिंग द वर्टिकल फार्मिंग। देन एडवांटेजेस की बात करते हैं कि किस तरह की एडवांटेजेस जो है वर्टिकल फार्मिंग से ली जा सकती हैं। सबसे पहले क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज की जा सकती है। देन वेदर रिलेटेड प्रॉब्लम्स से बचा जा सकता है, क्रॉप्स को बचाया जा सकता है। इट इज़ वेरी एनवायरमेंटली सेफ एंड हाई क्वालिटी के प्रोड्यूस को प्रोड्यूस किया जा सकता है। देन जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं या अदर रिसोर्सेज हैं उन्हें कंजर्व किया जा सकता है। वर्टिकल फार्मिंग की फ्लैक्सिबिलिटी को देखते हुए कम से कम वाटर का यूज़ किया जा सकता है। इंक्रीज्ड क्रॉप प्रोडक्शन कैसे ली जा सकती है? तो एक प्रकार का इंडोर फार्मिंग है जिसमें कि क्रॉप्स को ईयर द राउंड लिया जा सकता है, यानी कि जब आप ऑल सीजन फार्मिंग को कर रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी को जो कि फार्म्ड सरफेस से ली जाती है उसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल फार्मिंग। सो इस तरह से जो इसमें क्रॉप्स ली जा सकती हैं वो स्ट्रॉबेरी या फिर लेट्यूस जो कि ज़्यादा वैल्यूड क्रॉप है। सो मार्केट में ज़्यादा प्राइस अर्न कर सकते हैं जिन क्रॉप से। देन अबाउट द अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो कि जैसे कि हम कह सकते हैं कि स्पॉइलेज, इन्फेस्टेशन, एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट रहती है एज़ कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल सिस्टम वो कम रहेगी।
देन प्रोटेक्शन फ्रॉम द वेदर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी कि जो वर्टिकल फार्मिंग है, वर्टिकल प्लांट फार्मिंग जिसे हम कह रहे हैं, वहाँ पर एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट रहेगा जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा सकता है, जो कि वेदर रिलेटेड प्रोडक्टिविटी यानी कि वेदर डिपेंडेंट रहती है। क्योंकि किसी भी अगर आप प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर में क्रॉप्स को रेज कर रहे हैं तो न केवल क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है बल्कि यील्ड को भी इंक्रीज किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं एनवायरमेंट्स फ्रेंडली। जो वर्टिकल फार्म सिस्टम रहता है वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन और कॉस्ट ऑफ एनर्जी या अदर कार्बन फुटप्रिंट्स की जो पॉसिबिलिटी है वो कम रहती है, यानी कि सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड पॉसिबिलिटी रहती है। इस प्रकार से एनवायरनमेंट को भी सेव किया जा सकता है वर्टिकल फार्मिंग करके। देन हाई क्वालिटी का जो प्रोड्यूस है वो पैदा किया जा सकता है, ऐसा प्रोड्यूस जिसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, यानी कि जिसमें विटामिन्स, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स की जो वैल्यूज़ रहती हैं वो ज़्यादा रहेंगी एज़ कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम। शेल्फ लाइफ को भी इम्प्रूव किया जा सकता है क्योंकि इसमें कम से कम हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाएगा। देन कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि वर्टिकल फार्मिंग से जिससे कि जो नीड है न्यू फार्मलैंड जिसे हम कह रहे हैं उसके नीड को रिड्यूस किया जा सकता है। जैसे पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज कर रही है डे बाय डे, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर कम से कम डिपेंडेंट रह के हम कंजर्वेशन कर सकते हैं रिसोर्सेज की, यानी कि डिफॉरेस्टेशन, डेजर्टिफिकेशन, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट का जो है या आप कह सकते हैं एग्रीकल्चर लैंड की जो डिग्रेडेशन हो रही है उसे भी कम किया जा सकता है। देन अबाउट द फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ द वर्टिकल फार्मिंग। वर्टिकल फार्मिंग में लगभग 80 तरह की वैरायटीज़ वेजिटेबल्स की ग्रो की जा सकती है। माइक्रोग्रीन्स को लगाया जा सकता है या इस प्रकार के क्रॉप्स को जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहें। एंड देन वर्टिकल फार्मिंग में नॉन एरेबल लैंड को भी यूटिलाइज किया जा सकता है। आप यहाँ देख सकते हैं कुछ सूटेबल क्रॉप्स जिन्हें कि वर्टिकल फार्मिंग में यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि शाइव, देन लेट्यूस, पीचेस, एप्पल्स, कैबेज, स्ट्रॉबेरी, चेरीज इवन ऑफ ड्वार्फ नेचर, देन पेपर्स, ब्रुसेल्स स्प्राउट्स, टोमेटोज, थाइम्स एंड स्पिनच एंड पीस। Here you can see कि कुछ तरह की जो फ्रूट वेजिटेबल्स हैं जो लो हाइट की रहती हैं एंड देन वेजिटेबल्स और मेडिसिनल क्रॉप्स को ग्रो किया जा सकता है अंडर द वर्टिकल फार्मिंग। नेक्स्ट बात करते हैं कि वर्टिकल फार्मिंग और ट्रेडिशनल फार्मिंग के बीच में क्या अंतर है। ट्रेडिशनल फार्मिंग इस तरह की फार्मिंग जो हम डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं, वहाँ पर जो यील्ड रहेगी वो लगभग 20% या 20 गुना कम रहेगी एज कम्पेयर टू द वर्टिकल फार्मिंग। वर्टिकल फार्मिंग में जो वर्टिकली क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं वहाँ केवल 8% नॉर्मल वाटर की कंजप्शन की जा सकती है एज कम्पेयर टू द फील्ड को इरिगेट करने के सिस्टम में, जहाँ पे जो कि ट्रेडिशनल सिस्टम में यूज़ किया जा सकता है। देन जो फूड की सेफ्टी है वो हाई रहेगी एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल फार्मिंग। एंड नेगेटिव एनवायरमेंटल इफेक्ट्स को जो एग्रीकल्चर में हो रहे हैं उन्हें कम किया जा सकता है, जैसे कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन, सॉइल डिग्रेडेशन, वाटर सप्लाई की प्रोटेक्शन एंड इवन द बायोडाइवर्सिटी अराइजेस। what about the SWOT analysis? SWOT analysis means strengths weakness analysis, जो कि पूरे के पूरे एक टोटल आउटपुट किसी भी सिस्टम को उसे लुक फॉरवर्ड करती है और एक सेल्फ अफेक्टेड गुड की तरह एक्ट करती है। एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज थ्रेट एनालिसिस एग्जामिन्स द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट एनालिसिस से डिटरमाइन किया जा सकता है। जो स्ट्रेंथ रहेगी, यानी कि जो अर्बन प्रॉपर्टीज़ हैं, जितनी भी अबंडेंट माइंस हैं, उन्हें कन्वर्ट किया जा सकता है फूड प्रोडक्शन सिस्टम में, फूड प्रोडक्शन सेंटर्स में, जिससे जो राइजिंग नीड है उसे कम किया जा सकता है। देन क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल लाइट का प्रोविज़न रहता है तो वहाँ पर
जो है एक ऑप्टिमल ड्यूरेशन के लिए आर्टिफिशियल लाइट को प्रोवाइड किया जा सकता है सो दैट क्रॉप को ईयर द राउंड प्रोड्यूस किया जा सके एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम। सो वर्टिकल फार्मिंग एक नया एम्प्लॉयमेंट जो है और एक नई रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ को रेज कर सकता है, क्योंकि इसमें डिफरेंट तरह की टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया जा सकता है फॉर द रिमोट रिसर्च स्टेशंस लाइक पोल्स, बट कुछ रिफ्यूजी कैंप्स में या आप कह सकते हैं जहाँ पे फ्लड और अर्थक्वेक जैसी प्रॉब्लम्स रहती हैं वहाँ पर वर्टिकल फार्मिंग को किया जा सकता है। देन वीकनेस, क्रॉप के लिए जो रिक्वायर्ड स्पेस, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर रहती है वो फ्रीली अवेलेबल रहती है नेचर में, बट इन केस ऑफ वर्टिकल फार्मिंग जितनी भी ये चीज़ें हैं यानी कि जितने भी एनवायरनमेंट से मिलने वाले रिसोर्सेज हैं उन्हें एक कॉस्ट पे अप्लाई किया जाता है क्रॉप को। सो नेक्स्ट जो इसकी वीकनेस है वो रहती है कि जो स्ट्रक्चर वर्टिकल फार्म आप बनाएंगे उसकी बिल्ट यानी कि उसकी बिल्डिंग कैपेसिटी की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा रहेगी, जिसे कि हम एडिशनल जनरेटिंग कॉस्ट कहते हैं। देन इस तरह से अगर हम कंसिडरेशन करते हैं तो वर्टिकल फार्मिंग जो है लॉजिकली वायबल है वहाँ पर जहाँ पर एग्रीकल्चर जो है नेसेसरी है, बट एग्रोक्लाइमेटिकली जो क्रॉप्स हैं उन्हें ग्रो करना डिफ़िकल्ट है, जैसे कि डेजर्ट एरियाज़, माउंटेनस नेशंस और इवन ऐसे एरियाज़ जहाँ पर जो फ्लैट एरेबल लैंड है वो कम है। बट बाय द एंड ऑफ 2050 हमारी जो पॉपुलेशन या फिर आप कह सकते हैं ग्लोबल पॉपुलेशन है वो रेज कर रही है, तो एस्टिमेट किया जा रहा है कि लगभग 7% फूड जो है हमें आज से ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा बाय द एंड ऑफ 2050। सो इस फूड डिमांड को कंप्लीट करने के लिए वर्टिकल फार्मिंग या इस तरह के फार्मिंग सिस्टम को अडॉप्ट किया जाएगा जहाँ पर कम से कम लैंड का यूटिलाइजेशन हो सके और वाटर की जो रिसाइकलिंग है वो ज़्यादा हो सके। देन अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि अगर डिमांड है को इंक्रीज़ करना है तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को डे टू डे लाइफ में यूज़ किया जा सकता है, जहाँ पर न केवल प्रोटीन्स, वाइटामिन्स और मिनरल रिच फूड को प्रोड्यूस किया जाएगा बल्कि एक डेवलपिंग नेशंस की डिमांड को भी कंप्लीट किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ सिंपल फूड प्रोडक्ट्स। देन अबाउट द रिसेंट डेवलपमेंट जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं, जैसे कि फोटोवोल्टिक सिस्टम, सोलर थर्मोवोल्टिक सिस्टम, विंड और इवन पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, जो कि अनफिट रहते हैं एग्रीकल्चर के लिए। तो इन रिसेंट डेवलपमेंट को भी एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाएगा सो दैट कि जो बढ़ती हुई आबादी है उसे फीड करवाया जा सके। देन अबाउट द थ्रेट्स, इट इज़ फिजिबल टू ग्रो ओनली हाई वैल्यू क्रॉप्स, यानी कि जितनी भी हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं कंज्यूमर्स के लिए उन्हें ही ग्रो किया जा सकता है, बल्कि इसकी जो मेरिट्स हैं रिगार्डिंग द फ्लरिशिंग वो बहुत ही कम है अभी तक का जो डाटा देखा गया है, यानी कि सिर्फ मेगा सिटीज़ में ही जहाँ पर रिच नेशंस हैं वहाँ पर ही इन जो इस तरह के सिस्टम को अडॉप्ट किया जा सकता है, यानी कि कन्वेंशनल एग्रीकल्चर सिस्टम जो कि फूड सप्लाई को ईजिली और चीपली प्रोवाइड कर सकें। देन अबाउट द मार्केट पोटेंशियल, यानी कि प्रेजेंटली जो बिगेस्ट मार्केट हैं टेक्नोलॉजीज़ में अकॉर्डिंग टू द स्वॉट एनालिसिस वो रहेंगे डेजर्ट एरियाज़, ट्यागा रीजन्स और कुछ मेगा सिटीज़। सो इनका जो क्राइटेरिया है कंसिडरेशन का वो ये है कि जीडीपी जो है पर कैपिटा वो इंक्रीज़ है इनकी इन नेशंस की या फिर इन कंट्रीज़ की एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज़, और वहाँ पर केवल जो डिमांड है पॉपुलेशन को फीड करने की वो भी कम है एज़ कम्पेयर टू द डेवलपिंग नेशंस। देन अबाउट द सऊदी अरेबियन रीजन्स, जहाँ पर डेजर्ट एरिया होने की वजह से कन्वेंशनल फार्मिंग को नहीं किया जा सकता, तो वहाँ पर वर्टिकल फार्मिंग को अनडाउटली एक सक्सेसफुली और सस्टेनेबिलिटी की तरह यूज़ किया जा सकता है। देन अबाउट द ट्यागा रीजन, जो कि नॉर्डियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर सुटेबली एग्रीकल्चर फार्मिंग को नहीं किया जा सकता, ट्रेडिशनल फार्मिंग को नहीं पॉसिबली किया जा सकता, तो वहाँ पर एनर्जी के रिसोर्सेज को यूज़ करके यानी कि वर्टिकल फार्मिंग को एस्टैब्लिश किया जा सकता है और फूड सफिशिएंसी को कंप्लीट किया जा सकता है।
देन अबाउट द कंसिडरिंग द कंट्रीज इन द रीजन्स, जैसे कि ट्यागा रीजन की बात करें और मेगा सिटीज़ की, वहाँ पर पोटेंशियल है टू सेट दीज वर्टिकल फार्म अबाउट 2900. सो मास प्रोडक्शन को या मास प्रोडक्शन में न केवल जो कॉस्ट है उसे कम किया जा सकता है, बल्कि रिसर्च में भी इस तरह के सिस्टम को यूटिलाइज किया जा सकता है. देन सम अचीवमेंट्स रिगार्डिंग द वर्टिकल फार्मिंग. वर्ल्ड में सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो आप कह सकते हैं वर्टिकल फार्म है वो न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में है. और फ्यूचरिस्टिक जो जापानीज इंडोर वर्टिकल फार्म है, जहां पर 12,000 हेड्स लेट्यूस के प्रोड्यूस किए जाते हैं एक सिंगल डे में बाय यूजिंग लाइट एमिटिंग डायोड लाइटनिंग सिस्टम. देन सिंगापुर में एक जायंट वर्टिकल फार्म है जहां पर 80 से 120 टन वेजिटेबल्स को प्रोड्यूस किया जाता है पर ईयर. इंडियन सिनेरियो की बात करते हैं तो ICAR के एक साइंटिस्ट ने कोलकाता में एक मॉड्यूल को तैयार किया था जहां पर वेजिटेबल्स और फ्रूट को मल्टी स्टोरी में तैयार किया जा सकता है, जो कि वर्टिकल फार्मिंग का सिस्टम का टाइप है. सो इस तरह के वर्टिकल अर्बन एग्रीकल्चर को अडॉप्ट किया जा सकता है वर्टिकल फार्मिंग में, जहां पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग क्रॉपिंग में न्यूमरस वेजिटेबल क्रॉप्स या न्यूमरस मेडिसिनल क्रॉप्स को ग्रो किया जा सकता है. देन द साइंटिस्ट एट विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय नदिया, उन्होंने वहाँ पर एक इनिशियली एक स्ट्रक्चर को डेवलप किया है जहाँ पर ब्रिंजल और टोमेटो जैसी क्रॉप को ग्रो किया जा रहा है वर्टिकली. देन कुछ स्टार्टअप्स इंडिया में किए गए हैं, जैसे कि 4 स्टार्टअप्स हैं इंडिया में अभी तक जहां पर एग्रीकल्चर में इस तरह की इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया जा रहा है जिन्हें हम इंडो फार्मिंग भी कह रहे हैं. सबसे पहला इंडो हाइड्रोपोनिक फार्म है गोवा में. देन नेक्स्ट जो है एक बिट मैंटिस इनोवेशंस करके बेंगलुरु में है, एक अनदर जो स्टार्टअप है वो स्टार्ट किया गया है. जो स्टार्टअप है इलेक्ट्रिसिट्रा एग्रीटेक, वो स्टार्टअप स्टार्ट किया गया है अजय नायक के द्वारा, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसने हाइड्रोपोनिक फार्मिंग को कन्वर्ट करके वेजिटेबल में वर्टिकल फार्मिंग के बूम को लेके आ रहा है. सो ये बहुत ही प्रोडक्टिव फार्मिंग सिस्टम है जहाँ पर लगभग 1.5 to 2 टन लीफी वेजिटेबल्स को ग्रो किया जा सकता है, ग्रो और किया भी जा रहा है. इवन लेट्यूस और कुछ ऐसी हर्ब्स को जो केवल 150 स्क्वायर मीटर एरिया से ली जा रही है. देन जुंगा फ्रेश एंड ग्रीन, जो कि एग्री स्टार्टअप है और स्टार्ट किया गया है बाय द इंफ्रा को एशिया डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, जहां पर हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक अच्छा फार्मिंग सिस्टम है, उसके थ्रू 9.3 हेक्टेयर एरिया से जो है वो फैसिलिटी एग्रीकल्चर फैसिलिटी को इम्प्रूव किया जा रहा है. देन फ्यूचर फार्म्स जो हैं चेन्नई बेस्ड फ्यूचर फार्म्स हैं जहां पर इफ़ेक्टिव और एसेसिबल फार्मिंग सिस्टम को यूटिलाइज करके एनवायरनमेंट को प्रिजर्व किया जा सकता है. देन बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप ग्रीन पॉइसेस, जहां पर किड्स और स्मॉल सेल्फ वाटरिंग पॉट्स में जो क्रॉप्स को है वो ग्रो किया जा रहा है. देन वर्टिकल गार्डन विच इज़ द स्काई इज़ द लिमिट. सो ICAR के द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलुरु ने एक स्ट्रक्चर को तैयार किया है, डिज़ाइन किया है, जहां पर वेजिटेबल फ्लावर्स और मेडिसिनल क्रॉप को वर्टिकल स्पेसिंग में जो है वो ग्रो किया जा रहा है. तो इस तरह के वर्टिकल गार्डन में 4 हाइट्स के लेवल रहेंगे, यानी कि 4 इंक्लाइंड स्पेस सरफेसेस रहते हैं. और लगभग 25 लीटर प्लास्टिक के कंटेनर को टॉप ऑफ द वर्टिकल स्ट्रक्चर के ऊपर रखा गया है. देन माइक्रो ट्यूब्स और ट्रिपर्स के थ्रू वाटर की जो नेसेसिटी है उसे कंप्लीट किया जा रहा है. जो पूरे के पूरे वर्टिकल गार्डन का स्ट्रक्चर है उसका वेट लगभग 25 किलो से लेके 130 किलो तक वेरी करता है, जिसमें ग्रोइंग मीडिया, प्लांट और जितना भी प्रोड्यूस वेट रहेगा उसके बारे में बताया गया है. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्का वर्टिकल गार्डन स्ट्रक्चर, जिसमें कि सबसे ऊपर टॉप पे जो है वो वाटर से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज़ रहेंगी, न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग रहेगी, उसे प्रोवाइड किया जाएगा इस तरह के लेयर्ड स्ट्रक्चर्स में, जहाँ पर डिफरेंट तरह की वेजिटेबल क्रॉप्स, मेडिसिनल क्रॉप्स को ग्रो किया गया है.
देन बात करते हैं कि पॉट साइज़ और पोजीशंस क्या रहेंगी इस तरह के स्ट्रक्चर्स की, जहाँ पे मेडिसिनल फ्लावर्स ऑफ जो वेजिटेबल क्रॉप्स हैं उन्हें लिया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं वेजिटेबल क्रॉप्स के लिए, जिनमें मुख्यतः पीस, चिल्ली और ब्रिंजल को ग्रो किया गया है। वहाँ पर पॉट साइज़ रहेगा 12 बाय 10 इंच। देन जो लेवल है, लेवल 4 में इस तरह की क्रॉप्स को ग्रो किया जाएगा। देन अबाउट द लीफी वेजिटेबल्स, जिसका साइज़ रहेगा इस प्रकार से, और दिस इज़ अबाउट द मेडिसिनल क्रॉप्स के जो पॉट साइज हैं उसके बारे में बताया गया है। एंड देन फ्लावर क्रॉप्स। सो दिस इज़ द कॉस्ट इकोनॉमिक्स ऑफ वर्टिकल गार्डन स्ट्रक्चर डेवलप्ड एट IIHR। सो हियर यू कैन सी द स्ट्रक्चर कॉस्ट, और जो स्ट्रक्चर की लाइफ रहेगी वो लगभग 15 साल तक जो है वो पॉसिबल है। देन रिगार्डिंग द कंक्लूजन ऑफ द वर्टिकल फार्मिंग जहाँ पर ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर से जो है 2 गुना ज़्यादा प्रोडक्टिव और बेनिफिशियली क्रॉप को ग्रो किया जा सकता है, और यील्ड को लगभग 20 गुना ज़्यादा लिया जा सकता है। देन क्रॉप्स को थ्रू आउट द ईयर ग्रो किया जा सकता है एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, जहाँ पर कम से कम फर्टिलाइजर्स, कम से कम पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स को यूज़ किया जाएगा। सो एक बहुत ही इंडिपेंडेंट सिस्टम है वेदर के ऊपर, और जितनी भी एक्सट्रीमिटीज़ रहती हैं वेदर के रिगार्डिंग। सेकेंड जो इसका बेस्ट रहेगा पार्ट वो है कि इसमें ट्रांसपोर्टेशन का जो डिस्टेंस है वो कम रहेगा, यानी कि जो रिड्यूस्ड कॉस्ट है एनर्जी की वो भी कम रहेगी, और इवन जो कार्बन फुटप्रिंट्स हैं यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशंस है वो भी बिल्कुल ना के बराबर रहेगा। सो हाई क्वालिटी को प्रोड्यूस किया जा सकता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू देखी जा सकती है, और इस तरह से जो क्रॉप्स की शेल्फ लाइफ है उन्हें भी इम्प्रूव किया जा सकता है। देन जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी प्रकार के हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स की यूज़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है वर्टिकल फार्मिंग सिस्टम में, और यहाँ पर कम से कम एरेबल लैंड में यानी कि नॉन एरेबल लैंड में भी इस तरह के सिस्टम को ग्रो किया जा सकता है। तो वर्टिकल फार्मिंग की जो सिस्टम रहेंगे वो है हाइड्रोपोनिक वर्टिकल फार्मिंग, एरोपोनिक वर्टिकल फार्मिंग, देन एक्वापोनिक वर्टिकल फार्मिंग सिस्टम एंड इवन द लिविंग वॉल वर्टिकल फार्मिंग सिस्टम, जहाँ पर प्लांट्स को वर्टिकली सरफेस पे ग्रो किया जा सकता है एक ट्रेलिसिस की फॉर्म में, या फिर हाइड्रोपोनिक्स या एक्वाकल्चर के साथ कंबाइन करके, जिसमें कि रूट्स जो हैं वो सस्पेंड की जा सकती हैं न्यूट्रिएंट रिच मिस्ट में, जिसे हम हाइड्रोपोनिक वर्टिकल फार्मिंग भी कह सकते हैं। जहाँ पर जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो ज़्यादा रहेगी, बट एनवायरमेंटल के जो ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कम से कम देखे जा सकते हैं। एंड जो फूड की सेफ्टी की बात करें तो फूड सेफ्टी जो है हाई लेवल की रहेगी, क्योंकि इसमें एनवायरनमेंट जो है वो पूरी तरह से कंट्रोल्ड रहेगा। सो vertical farms can never be expected to replace the traditional farms, but it is likely that they will have to complement each other if we are trying to meet the food demands of tomorrow. So vertical farm से हम जो है वो ट्रेडिशनल फार्मिंग को कम नहीं कर सकते, क्योंकि और ना ही रिप्लेस कर सकते हैं, बल्कि हम प्रेजेंट की जो फूड डिमांड है या फ्यूचरिस्टिक जो फूड डिमांड्स हैं उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं अगर हम इस तरह की दोनों फार्मिंग सिस्टम को यूज़ कर सकें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।